हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेंस के बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंस क्या होता है और टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इनको भी बहुत अच्छे से जानेंगे। टेंस के टाइप्स के बारे में और इन टेंसेस का हम ट्रांसलेशन में कैसे उपयोग करें, ये भी बहुत अच्छे से हम समझेंगे, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन जो कि बेसिक टॉपिक है वो अच्छे से आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ हम देखेंगे कि हिंदी से अंग्रेजी में जब ट्रांसलेशन करेंगे तब टेंसेस की क्या उपयोगिता हुई, इसको भी बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे। और उसके बाद इंग्लिश से हिंदी का भी ट्रांसलेशन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से आज हम टेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो दोबारा से मैं रिमाइंड करा दूं, टेंसेस क्या है, टेंस कितने प्रकार के हैं, ट्रांसलेशन में इनका क्या उपयोगिता है, और हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में टेंसेस का कैसे उपयोग करें, सारी चीज़ों को बारी बारी से जानेंगे। आइए जानते हैं सबके बारे में डिटेल से। सो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे बताया था कि हम टेंसेस के बारे में जानेंगे। तो टेंसेस को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसका अर्थ होता है काल। अब ये टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इस तरीके से हमने देखा कि टेंस 3 प्रकार के हैं। इन तीनों प्रकार के टेंसेस को, इनके बारे में पूरा डिटेल हम वीडियो के माध्यम से आपके पास लेके आने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस अगर है तो हिंदी में उसको कहते हैं वर्तमान काल, अगर ये पास्ट टेंस है तो इसको कहेंगे भूतकाल। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस को कहेंगे भविष्यकाल। तो बहुत अच्छे से हमने जाना कि टेंस क्या है, कितने टेंस के प्रकार हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था। अब और इंटरेस्टिंग बात जानते हैं, कोई भी वाक्य यदि हिंदी में लिखा है तो उस वाक्य के अंत में आप देखेंगे ये शब्द लिखे हैं, क्या लिखा हुआ है या हूँ। इस प्रकार के अगर शब्द लिखे हैं तो नो डाउट इस प्रकार के सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्यों को हम प्रेजेंट टेंस के अंदर रखेंगे। इसी प्रकार से यदि किसी वाक्य के लास्ट में था, थी, थे या फिर या, ये शब्द लिखे हैं तो नो डाउट वो टेंस आपका पास्ट का टेंस होगा। इसी प्रकार से आगे और देखें हम, तो किसी भी वाक्य के अंत में अगर होगा, होगी, होंगे या गा, गी, गे इस प्रकार के शब्द जुड़े हैं तो फिर वो टेंस होगा फ्यूचर का टेंस। अब और आगे जान लेते हैं। ये अभी मैंने बताया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली, लेकिन इन्हीं टेंसों को और आगे सब डिवीजन करके और बनाया जा सकता है। अब आप देख ही रहे होंगे, जैसा कि लिखा है इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस है तो ता, ती, ते ये वर्ड्स लिखे होंगे किसी वाक्य में। और उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस, इसमें रहा, रही, रहे ये सब लिखे होते हैं। और परफेक्ट टेंस अगर है तो चुका, चुकी, चुके ये सब लिखे होंगे। इसी प्रकार से आगे देखें तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लिखा होगा, रहा, रही, रहे के साथ साथ उसमें समय भी दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि टेंस कितने प्रकार के हैं। पहले हमने डिवाइड किया कि 3 प्रकार के होते हैं, फिर उनको डिवाइड किया कि ये 4 प्रकार के होते हैं। इस तरीके से 3 × 4 कुल टेंस आपके हो गए 12 प्रकार के टेंस हो गए। तो ये 12 प्रकार के टेंसों को हम आराम से बारी बारी से देखेंगे। तो अभी तक मैंने प्रेजेंट के टेंस के सभी तरीकों को मैंने अच्छे से कवर किया है। एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने प्रेजेंट के सभी टेंस अच्छे से कवर किए हैं। तो आज के वीडियो में हम पास्ट के सभी टेंसों को डिस्कस करने वाले हैं, पास्ट के सभी टेंस के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं पास्ट टेंस। अब हम पास्ट टेंस की सभी चीज़ों को अच्छे से जानेंगे, पूरे डिटेल में इसको हम स्टडी करेंगे पास्ट टेंस को। और पास्ट टेंस के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करने के साथ साथ
हम देखेंगे बहुत ही शानदार सा तरीका जिसे हम ट्रिकी मेथड कहेंगे, यानी बहुत इजीली हम कैसे उनको याद कर लें, वो बहुत अच्छे से तरीके अपनाएंगे और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे जिससे हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में कैसे ट्रांसलेशन करें ये आप बहुत आसानी से जान पाएंगे। तो जैसा मैंने अभी बताया कि इसी प्रकार से प्रेजेंट टेंस के सभी चारों प्रकार के टेंसेस को मैंने डिटेल से ट्रिकी मेथड को अपनाते हुए उन पर एक वीडियो कवर किया है। यदि आप पहली बार देख रहे हैं और टेंसेस को अच्छे से जानना चाहते हैं तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे आपको जरूर देखना चाहिए। चैनल पर पहली बार है और आगे इस प्रकार के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लाइक जरूर करें और वीडियो को मुझे कमेंट करके जो बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और कितना आपके लिए यूजफुल है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे पास्ट टेंस के बारे में पूरी डिटेल और पास्ट टेंस का एक और टेंस जिसे हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है, क्या इसके रूल्स हैं, कैसे इनको ट्रांसलेशन में यूज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस को देखेंगे उसके बाद और पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानेंगे इसमें समय कैसे यूज किया जाता है, समय कैसे आता है, इन सारी चीज़ों को डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप नहीं करें क्योंकि ये बेसिक्स रूल्स हैं। ये आप किसी भी एकेडमिक क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो टेंसेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत ही ट्रिकी मेथड से आते हैं। तो डिटेल से हम शुरू करेंगे वन बाय वन सभी प्रकार के टेंसेस को। पास्ट टेंस के सभी टेंसेस को हम देखेंगे। तो आप देख रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की पहचान जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया था, था, थी, थे या ये शब्द होंगे तो निश्चित ही वो टेंस पास्ट का ही होगा। अब पास्ट टेंस के अंदर हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये पास्ट टेंस का सबसे पहला टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब क्योंकि पास्ट भी है और इंडेफिनिट है, दोनों को मिला करके देखें तो किसी भी वाक्य के अंत में ये था, थी, ते थे या ये शब्द अगर आपको दिखाई देंगे तो नो डाउट ये वाले सेंटेंस या इस प्रकार के वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही होंगे। अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी कुछ और कैटेगरीज होते हैं, उनको भी अलग से डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, इसी प्रकार से नेगेटिव होंगे और इसी प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे। इनको भी हमें बहुत अच्छे से समझना है। दोबारा मैं रिवाइज करा दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो सबसे पहले उसकी पहचान आपको जाननी होगी। तो पहचान जैसा कि मैंने अभी बता दिया था आपको ये। फिर हम देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी तीन प्रकार के सेंटेंस होंगे, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और फिर अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस को। इनके स्ट्रक्चर को जान लेंगे, ज़्यादा नियमों को नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट में ट्रिकी मेथड से इसको जानने की कोशिश करेंगे। अब अफर्मेटिव का अगर सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर होगा, उसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। बहुत ही सरल तरीके से हमने देखा, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हिंदी में देखें और फिर इंग्लिश में भी उसको समझेंगे। एग्जाम्पल हिंदी में, मोहन आम खाता था, एक सेंटेंस आप देख रहे हैं जो कि हिंदी में लिखा है, ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। अब इंग्लिश में इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे मोहन और सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म एट द मैंगो, मोहन एट द मैंगो। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ था। अब हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ देखें, वे लड़के आम खाते थे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, वे लड़के। अब इसकी इंग्लिश जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, दोज बॉयज एट द मैंगोज। बहुत ही सरल तरीके से हमने देखा कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हमको सेकंड फॉर्म लगानी है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे सब्जेक्ट प्लूरल ही क्यों ना हो। बहुत ही सरल तरीके से हमने इसको समझ लिया है। लेकिन यही नियम
अब हम देखें नेगेटिव में क्या चेंजेस होंगे। तो नेगेटिव का अगर सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें, इसमें लिखा है कि सब्जेक्ट होगा और डिड नॉट लगा करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब यहाँ हमको जानना होगा कि डिड नॉट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये वाली बात आपको अच्छे से समझनी है, चाहे आप किसी भी लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। इस प्रकार के क्वेश्चन ट्रिकी मेथड से दे दिए जाते हैं। अब हम एक नेगेटिव सेंटेंस को जान लेते हैं। माली फूल नहीं तोड़ता था, एक सेंटेंस है हिंदी में। अब इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या करेंगे, द गार्डनर डिड नॉट प्लक द फ्लावर्स। तो इस तरीके से हमने पास्ट इंडेफिनिट की एक नेगेटिव सेंटेंस को देख लिया जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज हुआ है। दूसरे एग्जांपल को देख लें। किसान ने अपना खेत जोता। आप देख रहे हैं ये भी पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि लास्ट में ता यानी अकेला आ की ध्वनि आती है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो द फार्मर प्लाउड इज फील्ड। अब देख लिया हमने बहुत इजी तरीके से कि पास्ट इंडेफिनिट के दो सेंटेंसों को समझ लिया है, इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव की स्ट्रक्चर के साथ साथ दोनों प्रकार के एग्जाम्पल हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में हमने समझ लिया है। आइए आगे जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को कैसे देखें। पास्ट इंडेफिनिट के अगर हम बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखें। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे कि सबसे पहले डिड साइक्लिया को आगे लगाएंगे तो डिड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, तब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो एक चीज हमको ध्यान से समझनी है कि डिड अगर लगा है सेंटेंस में तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और डिड नहीं है तो निश्चित ही वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो ऐसे वाक्यों को हिंदी में जान लेते हैं कि क्या सबसे पहले होगा। ऐसे वाक्यों में सबसे आगे होगा क्या। जैसे क्या छात्र ने किताब खरीदी। अब देख रहे हैं क्या छात्र ने किताब खरीदी, तो ये एक आपका पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंग्लिश की बात करें तो डिड सबसे आगे लगाएंगे तो डिड द स्टूडेंट बाई द बुक। इस तरीके से आपने देखा कि पास्ट के इंडेफिनिट के एक इंटरोगेटिव सेंटेंस को। एक और एग्जांपल से जान लेते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम ने मैच जीत लिया। ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव का एक एग्जांपल है। कैसे बनाना है इंग्लिश में इसको, डिड इंडियन क्रिकेट टीम विन द मैच। यहाँ हमने देखा यहाँ एक त्रुटि हुई, सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे विन, WIN, राइट। तो क्या बन जाएगा, डिड इंडियन क्रिकेट टीम विन द मैच, राइट। तो इस तरीके से इंटरोगेटिव का हमने वैसे सेंटेंस को जाना जिनके शुरू में क्या शब्द आता है, और इंग्लिश में बनाते समय हम ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं एक ऐसे क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस को जिनके हिंदी के वाक्यों के मध्य में कोई क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये शब्द लिखे होंगे। तो उनकी ट्रांसलेशन करने के लिए एक स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे जिसमें सबसे पहले WH वर्ड होंगे और WH वर्ड के साथ तुरंत बाद डिड होगी, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। और स्टूडेंट्स उस सेंटेंस के अंत में एक क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें, तो क्वेश्चन मार्क उनको जरूर लगाना है। एक एग्जांपल से जानने की कोशिश करते हैं। तुम पढ़ने का अभ्यास क्यों नहीं करते थे। तुम पढ़ने का अभ्यास क्यों नहीं करते थे, एक सेंटेंस है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो व्हाई डिड नॉट यू प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग, व्हाई डिड नॉट यू प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग। या हम एक चीज और कर सकते हैं, ये जो नेगेटिव वर्ड है अगर डिड नॉट एक साथ लगाते तो लगा सकते हैं, अदरवाइज सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट का यूज करेंगे।
राइट। दूसरे एग्जाम्पल को जान लेते हैं। वे खिलाड़ी कहाँ रहते थे। ये हिंदी का एक वाक्य है। अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो वेयर डिड दोज प्लेयर लिव। इस तरीके से आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड तीनों प्रकार के सेंटेंस, इंडेफिनिट, नेगेटिव, इंडेफिनिट अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से हमने समझ लिया है और उसके बारे में बहुत डिटेल से जान लिया है। अब इसके बाद अगले टेंस को देखेंगे, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी जान लेते हैं। अभी अपने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बहुत डिटेल से जाना, अब हम पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में भी अच्छे से समझ लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, तो इन टेंसों में हम देखेंगे रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द जरूर आएंगे। किसी वाक्य के लास्ट में आप देखें रहा था, रही थी, रहे थे शब्द लिखे हैं, तो निस्संदेह वो पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इन कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। वही तरीका हमारा हर एक टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो बारी बारी से उनको जान लेंगे। तो सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। अफर्मेटिव का अगर स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बास या बर होगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो बहुत ही सिंपल सा एक ही लाइन में मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है। आपको बहुत ज़्यादा नियमों को याद करने की या रटने की जरूरत नहीं होगी। तो दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सब्जेक्ट होगा, बाज बर, बाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और बर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। एक एग्जाम्पल को हिंदी में लिखा हुआ देख लेते हैं। रविंद्र पुस्तक पढ़ रहा था। तो रविंद्र पुस्तक पढ़ रहा था एक हिंदी का वाक्य हमारे सामने है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो रविंद्र वाज रीडिंग द बुक। आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इसके बाद एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी देख लेते हैं। वे लड़कियां गाना गा रही थीं। ये प्लूरल सब्जेक्ट है, वे लड़कियां बहुत सी हो गई। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो दोज गर्ल्स वर सिंगिंग द सॉन्ग। यह हमने देखा कि प्लूरल सब्जेक्ट अगर है तो हेल्पिंग वर्ब वर लगाएंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब बाज लगाएंगे। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस को भी। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या अंतर आ जाएगा। कोई सेंटेंस नेगेटिव है तो उसकी स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद बाज या बर लगाने के साथ साथ नॉट भी जोड़ देंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से एक लाइन में ही सारे नियमों को इकट्ठा करके एक स्ट्रक्चर के रूप में मैंने कंसाइज कर दिया है। तो दोबारा से देख लीजिए। सब्जेक्ट बाज बर, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट। आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट वे यू नो एक्चुअली हाउ टू ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश इनटू हिंदी बोथ। एग्जाम्पल से जान लेते हैं। एक हिंदी का एग्जाम्पल देखेंगे। वह गाना नहीं गा रहा था। ये नेगेटिव है क्योंकि यहाँ नेगेटिव वर्ड नहीं का यूज किया गया है। एग्जाम्पल से जानते हैं। ही वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस के एक नेगेटिव का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने एग्जाम्पल को देखा। एक और एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें प्लूरल सब्जेक्ट को हम यूज करेंगे। तो संजय और व्यास पतंग नहीं उड़ा रहे थे। राइट, ये प्लूरल सब्जेक्ट है क्योंकि संजय और व्यास दो छात्र हैं, दो लड़के हैं। इंग्लिश में देखें तो संजय एंड व्यास वर नॉट फ्लाइंग द काइट। तो स्टूडेंट्स, आई होप पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को आपने जान लिया है। यदि आपने इतना समझ लिया है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें। तो अब और आगे देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को। स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूअस का ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है
जिसे आप अपने स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, राइट। अब पास्ट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव सेंटेंस की दो प्रकार के हुए, जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर है तो क्या, या तो सबसे पहले वाक्य में क्या लिखा होगा, या फिर वाक्य के मध्य में कहाँ, कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्या, ये सारे वर्ड्स जुड़े होंगे जिन्हें हम WH वर्ड के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम उन सेंटेंसों को देखेंगे जिनके सबसे आगे क्या शब्द लिखा होगा। जैसे कि क्या शब्द आप देख रहे हैं, क्या रमेश फूल तोड़ रहा था, तो क्या शब्द शुरू में लगा है। ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन जब करेंगे तो स्ट्रक्चर हमारा होगा बाज, बर, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। इस एग्जाम्पल को ट्रांसलेशन इंग्लिश में करके देखते हैं कि क्या रमेश फूल तोड़ रहा था, तो वाज रमेश प्लकिंग द फ्लावर्स। तो इस तरीके से इसकी इंग्लिश को हमने बहुत अच्छे से समझा। तो हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन करना इस तरीके से आपने सीख लिया है। इसी तरीके से अगर हम रिवर्स करते हैं तो वाज रमेश प्लकिंग द फ्लावर इंग्लिश में लिखा अगर है तो हिंदी में हम जान जाएंगे क्या रमेश फूल तोड़ रहा था। तो हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में दोनों तरीके का ट्रांसलेशन हम एक ही साथ सीख रहे हैं। एक एग्जांपल जिसमें प्लूरल सब्जेक्ट का यूज हुआ है, जैसे क्या वे लड़कियां गाना गा रही थी, क्या वे लड़कियां गाना गा रही थी। ठीक है, अब देखते हैं इंग्लिश में, वर दोज गर्ल्स सिंगिंग द सॉन्ग। इस तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने देख लिया है जिनमें क्या शब्द सबसे आगे आता है। अब हम ऐसे सेंटेंस को भी डिस्कस करने वाले हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ, क्यों, कब, कैसे वाक्य के बीच में आएंगे। जैसे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जिस सबसे पहले WH वर्ड लगा देंगे, उसके बाद बाज, बर, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING और देन ऑब्जेक्ट लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। हिंदी में के वाक्य को देखें, एक एग्जाम्पल को देखें, वो कहाँ जा रहा था। अब ये देखेंगे ये हिंदी का एक वाक्य है। अब इसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे, वेयर ही वाज गोइंग, राइट, वेयर ही वाज गोइंग। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, खिलाड़ी खेल क्यों नहीं खेल रहे थे। यहाँ देखने वाली बात है, यहाँ WH वर्ड क्यों, यानी क्यों क्वेश्चन वर्ड का यूज हुआ है। तो इंग्लिश जब बनाएंगे तब लिखेंगे वाई वर द प्लेयर्स नॉट प्लेइंग द गेम। सो स्टूडेंट, आई होप पास्ट कंटिन्यूअस के तीनों प्रकार के सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव को बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपने समझ लिया है। किसी प्रकार का डाउट अगर आपको है या कोई कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या चीज़ आपकी समझ में नहीं आ पा रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस के सभी प्रोस एंड कॉन्स को डिटेल से जानेंगे। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी में अगर वाक्य लिखे हैं तो पहचान हुई चुका था, चुके थे, चुकी थी। इस प्रकार के वर्ड्स किसी भी वाक्य के अंत में लिखे होंगे तो निश्चित ही वो पास्ट परफेक्ट टेंस ही होगा। अब पुनः वही तरीका अपनाएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव को डिटेल से जानेंगे और उससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उनको कंसाइज वे में हम एक स्ट्रक्चर के रूप में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक अफर्मेटिव सेंटेंस को, पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को। इसमें सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हेड लिखा होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। सो स्टूडेंट, one thing is very important to be remembered, that is perfect tense में
पास्ट के परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल को हिंदी में देख लेते हैं। लकड़हारा पेड़ काट चुका था। चुका था तो इसका मतलब परफेक्ट टेंस हो गया। इंग्लिश में देखें, द वुड कटर हैड कट द ट्रीज, राइट। तो इस तरीके से इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस को देखा। अब हम देखेंगे एक और एग्जांपल को। यात्री टिकट खरीद चुके थे। ये भी पास्ट का परफेक्ट टेंस है क्योंकि बाकी के लास्ट में चुके थे लिखा हुआ है। द टिकट कलेक्टर, यात्री टिकट खरीद चुके थे। तो यात्री टिकट खरीद चुके थे यानी पैसेंजर्स, राइट। पैसेंजर्स had bought the tickets, right। यहाँ हमको ध्यान रखना है the passengers had bought the tickets। टिकट कलेक्टर तो किसको कहेंगे, जो टिकट बांटने वाला होता है। तो यात्री टिकट खरीद चुके थे। इन द गार्डन द पैसेंजर्स had bought the tickets, ओके। अब हम नेगेटिव सेंटेंस में इसको देख लेते हैं। अभी अफर्मेटिव को जानने के बाद नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे करें। तो नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेड, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, रमेश मैच नहीं जीत चुका था। एक सेंटेंस है हिंदी में। इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो रमेश हैड नॉट वॉन द मैच, हैड नॉट वॉन द मैच। अब एक और एग्जांपल को देख लेते हैं जिसमें प्लूरल सब्जेक्ट्स का यूज हुआ है। छात्रों ने अपना गृह कार्य नहीं किया था। ये नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो स्टूडेंट्स हैड नॉट डन देयर वर्क या होमवर्क, राइट। गृह कार्य मीन्स होमवर्क। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने अफर्मेटिव नेगेटिव की सारी डिटेल्स को अच्छे से समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस को। आपकी स्क्रीन के सामने आप देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की सभी डिटेल से कैसे उनको हम यूज करेंगे। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हेड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होंगे। एक सेंटेंस ऐसे होंगे जिनमें क्या शब्द सबसे आगे लिखा होगा, और एक सेंटेंस बाकी कुछ इस प्रकार के भी होते हैं कि कोई भी WH वर्ड कहाँ, क्यों, कब, कैसे बाकी के बीचों बीच होता है। तो सबसे पहले हम ऐसे सेंटेंस को डिस्कस करने वाले हैं जिनमें क्या शब्द सबसे आगे लिखा हो। जैसे, क्या दिनेश एक पतंग खरीद चुका था। तो ये आप देख रहे हैं क्या शब्द से शुरू होने वाला एक सेंटेंस है। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो हैड दिनेश बॉट अ काइट, राइट। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ देख लेते हैं। क्या वे लड़के प्रतियोगिता जीत चुके थे। हैड दोज बॉयज वॉन द कंपटीशन। यहाँ हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये जाननी है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब हैड ही आता है। हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होता। अब हम WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस को देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड, देन हेड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन मार्क इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब देखते हैं एक एग्जांपल को। दिनेश एक पतंग क्यों नहीं खरीद चुका था। यहाँ ध्यान देना है क्यों। तो आप देख रहे हैं बाकी के मध्य में WH वर्ड का यूज हुआ है। ऐसे हिंदी के टेंसेस को इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या फॉलो करते हुए, वाई हैड दिनेश नॉट बॉट अ काइट। इस तरीके से हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं दूसरे कुछ एग्जाम्पल्स को भी। वे लड़के प्रतियोगिता कब जीत चुके थे। तो इसकी चूंकि कब शब्द का यूज हुआ है जो कि इंटरोगेटिव वर्ड है,
तो when had those boys won the competition? So students, I hope you know very well. एक एग्जांपल और जान लेते हैं। तुम कितना दूध पी चुके थे। इसको इंग्लिश बनाएंगे तो हाउ मच मिल्क हैड यू ड्रंक। तो इस तरीके से हमने देखा कि WH वर्ड का यूज करेंगे। यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग मैंने फैक्ट छोड़े आपके लिए कि हाउ मच के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया। ये सब कैसे होता है एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे हाउ मच, हाउ मैनी, विच, इनके बाद हेल्पिंग वर्ब हम क्यों नहीं लगाते बताएंगे किसी शॉर्ट वीडियो में। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद देखेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है क्योंकि मैं पास्ट टेंस के चारों प्रकार के टेंसेस को इसमें कवर करने वाला हूँ। तो इसका अंतिम जो टेंस है दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको भी हम अच्छे से जान लेते हैं। उसकी डिटेल जानने के बाद कैसे उसको ट्रांसलेशन में यूज करते हैं ये भी जानेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर है तो सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी लिखा होगा, साथ ही साथ समय भी लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट हैड बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर लगा के समय भी लगाते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप सिंस और फॉर के बारे में आपको मालूम होगा कि सिंस और फॉर का यूज कब करेंगे। तो समय से पहले सिंस या फॉर का यूज करते हैं। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया कि सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है। जब किसी समय का एक निर्धारित समय हो जिसका नाम दिया गया हो, जिसका प्लूरल नहीं बना सकते हो, तो सिंस का यूज करेंगे। और जिसका हम प्लूरल बना सकते हो जैसे 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीने, तो निश्चित ही उसके पहले हम फॉर का यूज करेंगे। हिंदी के एक वाक्य को जानेंगे। मोहन 2 दिन से मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। एक हिंदी का वाक्य है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो स्ट्रक्चर का उसी रूल्स का फॉलो करेंगे जो अभी मैंने संक्षिप्त में लिखाया है। मोहन हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 days। मोहन 2 दिन से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। यहाँ जानने वाली बात है, यहाँ फॉर हमने 2 बार यूज किया है तो समय से पहले जो फॉर लगाते हैं वो फॉर ही है 2 days। 2 days इसका प्लूरल बना सकते हैं, संख्यावाची है, अतः इसके पहले फॉर लगाएंगे। एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। रमन सुबह से रामायण पढ़ रहा है। यहाँ हम देखेंगे इसमें भी रहा रही के साथ समय दिया गया है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो रमेश हैड बीन रीडिंग द रामायण सिंस द मॉर्निंग। अब चूंकि समय निर्धारित समय है, निश्चित समय है मॉर्निंग, इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, ये पार्ट ऑफ द डे का हिस्सा है तो इससे पहले हम सिंस लगाते हैं जैसे सुबह, दोपहर, शाम। तो रमन हैड बीन रीडिंग द रामायण सिंस द मॉर्निंग। तो आई होप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव वाले सेंटेंस को आपने अच्छे से समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेगेटिव सेंटेंस को भी जानेंगे। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को कैसे करते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैड नॉट बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और उसके बाद समय। यहाँ आपको एक चीज देखनी है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगाना है, राइट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, मोहन 2 दिन से मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, ये आपका नेगेटिव है। तो मोहन हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 days, राइट। अब इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। रमन सुबह से रामायण नहीं पढ़ रहा था। तो रमन
had not been reading the Ramayana since the morning. राइट, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस था। इसी क्रम का फॉलो करते हुए इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो इंटेरोगेटिव जिसमें क्या शब्द सबसे आगे होगा, तो हेड, सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर के बाद समय लगाएंगे, देन क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या रमनदीप सोमवार से एक चित्र बना रहा था। ये इंटेरोगेटिव का एक सेंटेंस है। तो हैड रमनदीप बीन मेकिंग अ पिक्चर सिंस मंडे। यहाँ किसी भी दिन का नाम दिया जाए, किसी महीने का नाम दिया जाए, तो निश्चित ही उससे पहले आपको सिंस लगाना है। आइए जानते हैं ऐसे सेंटेंस को जिसके मध्य में किसी WH वर्ड का यूज हो जाए। जैसे आप देखेंगे सेंटेंस किस प्रकार का सेंटेंस होगा, तो सेंटेंस होगा जिसमें कोई WH वर्ड का यूज होगा सेंटेंस के मध्य में। तो WH वर्ड हैड, सब्जेक्ट बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर के बाद समय का यूज करेंगे। इस स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे और स्टूडेंट एक एग्जांपल के साथ मैं इसको समझाऊंगा और उसके बाद ये वीडियो में आज यहीं ख़त्म करूंगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस के सभी चारों प्रकार के सेंटेंस को मैंने पास्ट टेंस के सभी चारों प्रकार के सेंटेंस जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और उनके भी सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव को डिटेल से डिस्कस किया है। एक एग्जांपल देख लीजिए। दिनेश 2 दिन से एक कुर्सी क्यों बना रहा था। राइट, तो वाई हैड दिनेश बीन मेकिंग ए चेयर फॉर 2 days। सो स्टूडेंट्स, आई होप पास्ट टेंस के सभी चारों प्रकार के टेंसेस और उनके सभी के तीनों प्रकार के सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव को अच्छे से समझ लिया है। मैंने रूल्स के ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, सभी रूल्स को कंसाइज करके एक स्ट्रक्चर में मैंने आपके सामने लिखा है जिन्हें आप अच्छे से याद कर सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी अगर इससे रिलेटेड हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे और वीडियोज आपको देखने के लिए मिलें। इसी चैनल के माध्यम से मैं इंग्लिश स्पीकिंग भी कराता हूँ। आपके कोर्स का सिनोनिम एंटोनिम पार्ट है, उस पर शॉर्ट वीडियोज में बहुत सारे बनाता रहता हूँ, आप इसको जरूर देखें। सो स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।